बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, आज से पहले हमने सेल्स इनकम टैक्स रिटर्न के रिलेटेड जितने भी लॉ पॉइंट्स थे वो सारे हमने पढ़ लिए। ऑर्डिनेंस क्या कहता है रिटर्न के बारे में वो हमने पढ़ लिया। आज से हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्योंकि रिटर्न तो काफ़ी लंबा काम है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक हेड के बारे में हम जानते जाएं और एक हेड से शुरू करें, अगला जहाँ तक जितना एक लेक्चर में हो सकेगा उससे करेंगे। अच्छा, ये तो आप सब फैमिलियर होंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पेज से www.fbr.gov.pk हम खोल लें तो ये पेज हमारे सामने खुल जाता है। तो अब हमारी जो रिटर्न फाइल होती है वो है ये इनकम टैक्स का आईआरएस सिस्टम है जिसमें रिटर्न फाइल होती है। तो हम आईआरएस में जाएंगे और इसमें रिटर्न के बारे में खोलेंगे तो ये सब ने आपके एक वार्निंग आ जाएगी। तो इसको बंद करेंगे तो आप इधर अपना आईडी लगाएंगे, जो भी आपका आईडी है, और नीचे पासवर्ड लगाएंगे। आईडी और पासवर्ड देंगे तो आपका रिटर्न वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सामने आ जाएगा आपके। तो इसमें ऑलरेडी एक ड्राफ्ट चल रहा है, लेकिन मैं वो ड्राफ्ट डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको शुरू से सिखा सकूँ कि क्या चीज़ होती है। तो हमने इसमें आना है नॉर्मल रिटर्न। हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी आपको कोई फील करें कि समझ नहीं आ रही, उधर ही मुझे रोक लें, क्योंकि अब प्रैक्टिकल काम है। ये प्रैक्टिकल में हमने साथ साथ चलेंगे, आप फुली अंडरस्टैंड करेंगे तो देन ही हम इसको आगे चला सकेंगे। तो आपने आना है नॉर्मल रिटर्न। अच्छा, गो के 2024 की रिटर्न की डेट गुजर चुकी है, लेकिन ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैंने एक रिटर्न ढूंढी जिसकी अभी 2024 की रिटर्न फाइल नहीं हुई थी। जब आप इधर लिखेंगे तो आपका आ जाएगा कि टैक्स पीरियड क्या है। टैक्स पीरियड है 2024 की हमने करनी है। तो इसका है 1 जुलाई 23 टू 30 जून 24। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। लो जी, कंटिन्यू किया तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में आप देख सकते हैं कि आ रहा है, ईयर है 2024, 114(1) की इनकम टैक्स रिटर्न जो कल हमने सीखा था, पढ़ा था लॉ जिसके बारे में, वो है। इसको साथ साथ बनाते जाएंगे, सेव करते जाएंगे, एंड पे हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप प्रिंट निकाल लेंगे और क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, इसमें बिज़नेस के डिफरेंट डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, मैक्सिमम टैक्स, पीटीआर, ये वो वगैरह अगले लेवल की चीज़ें हैं। हम शुरू करते हैं कि इसके हेड्स ऑफ क्या हैं। हेड्स ऑफ इनकम की बात अगर हम करें तो आपके जहन में एक एक बताएंगे आप क्या हेड आता है, क्या हो सकता है इनकम का हेड। सैलरी, वेरी गुड, ये सबसे पहला है। ये जैसे सैलरी आ रही है, एक फर्स्ट हेड हो सकता है सैलरी इनकम। तो आज हम सैलरी इनकम को ही पढ़ेंगे, सैलरी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये आपने देखा है सामने आया है एम्प्लॉयमेंट, और इसमें हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी। ये फर्स्ट हेड है इनकम का, जो इनकम टैक्स रिटर्न में करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सैलरी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसमें आप लिखेंगे, जैसे कि पे है, वेजेस है, अदर रेम्यूरेशंस इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ द सैलरी, ये आपको मिले हैं सारे। तो आप इसको इसमें टोटल अमाउंट में लिख देंगे इस कॉलम में। अगर कुछ चीज़ें उसमें से एग्जेम्प्ट हैं कि सैलरी का कुछ पार्ट आपका वो टैक्सेबल नहीं है किसी वजह से, या वो फाइनल सब्जेक्ट टू फाइनल है, तो उसको आप इधर लिख देंगे। हम ऐसा करते हैं, साथ साथ इसको फिल करते जाते हैं, बाद में हम इसके कर लेंगे। हमने सपोज़ किया कि एक बंदा है और उसकी सैलरी है 2 लाख रुपया पर मंथ। 2 लाख पर मंथ होगी तो टोटल एनुअल की ये करनी होती है। रिटर्न कितनी देर की करते हैं इनकम टैक्स की? एनुअली रिटर्न होती है। ठीक है, टैक्स पीरियड जो इनकम टैक्स रिटर्न का है वो 1 ईयर का है, और अगर सेल्स टैक्स का होगा तो 1 मंथ का होगा। तो अब उसका हमने 24 लाख रुपया उसकी सैलरी अब बन जाएगी अगर हम करेंगे। तो इसके साथ ही आप जब कोई भी फिल करें कॉलम तो उसको कैलकुलेट का बटन दबाएं। कैलकुलेट करने से क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशंस में आ जाएगी टोटल सैलरी। ठीक है, इसमें अगर हम कहते कि इस सारी जो उसको सैलरी मिल रही है उसमें 10,000 जो है वो मेडिकल का
अलाउंस है और मेडिकल अलाउंस जो है वो एग्जैम्प्ट है टैक्स से। तो अगर 10,000 पर मंथ हो तो एनुअली कितना होगा? 1,20,000। 1,20,000। तो 1,20,000 हम इसको एग्जाम्पशन में डाल देते हैं कि ये एग्जैम्प्ट है, मेडिकल का एक्सपेंस हुआ है तो इस पे टैक्स नहीं है। तो अब 24 लाख की बजाय हमारा जो टैक्सेबल रह जाएगी वो 22,80,000 रुपया रह जाएगी। ठीक हो गया। तो इसमें एग्जाम्पशन जो है उस पर टैक्स नहीं रहेगा, इसमें टोटल हो गई और बाकी जो अमाउंट टैक्सेबल है वो आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद उनको कोई अलाउंस भी मिलता है एक, सपोज़ उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है या घर के लिए, तो वो भी टैक्सेबल होगा। अगर हम उसकी बात करें कि कोई भी अलाउंस है तो उसको सपोज़ 20,000 कोई अलाउंस मिलता है तो कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपया अगर वो अलाउंस ले। ये भी इस सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। ये देखें, अभी ये 26 लाख टोटल है, एग्जाम्प्ट ये निकल के 25,20,000 अब इस टोटल पे टैक्स होगा। फिर एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट है कि ऐसा कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसके उनको ये करने का उनको रीइंबर्स होता है, डिपार्टमेंट उसको पैसे देता है। सपोज़ वो कहता है जी मैंने एक कंपनी के नाम का एक मुलाजम रखा हुआ है, ये मुलाजम का मैं एक्सपेंस करता हूँ तो ये सैलरी पे मुझे कंपनी वापस करे। या सपोज़ वो कहता है जी इतने का मैं पेट्रोल डलवाता हूँ अपनी गाड़ी में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, तो वो मुझे कंपनी रिवर्स करे। या घर लेके दिया हुआ है, इस तरह से कोई भी ऐसा एक एक्सपेंस है जो करके तो कंपनी उसको देती है। सपोज़ वो कोई 50,000 पर मंथ का उसका एक्सपेंस है जो कंपनी उसको पे करती है। तो मसलन अलाउंस ऐसा होगा कि एक तो ऐसा अलाउंस है कि जो उसको सैलरी के साथ लग के मिल गया है, दूसरा ऐसा है कि उन्होंने कहा जी आपने एम्प्लॉई रख लिया, जितने का मर्जी रख लें, हम उसको पे कर दिया करेंगे, रीएम्बर्स इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें आ जाता है वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिट इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन मोनेटाइजेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कोई ट्रांसपोर्टेशन के मद में कोई प्रिक्विजिट दी जाती हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड होंगी। सपोज़ हम करते हैं कि उसको 25,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है तो फिर कितना बन जाएगा? 3 लाख बन जाएगा। लें जी, तो इसको हम 3 लाख रुपया इसका डाल लेंगे। इसके बाद आ जाए प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ एडिशन टू पे वेजेस एंड अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट, के कोई ऐसा प्रॉफिट्स उसको मिल रहा है कि सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है, कारपोरेट है, कॉरपोरेशन ऐसे करती हैं, गवर्नमेंट में तो नहीं होता, कि वो कॉरपोरेशन ये कहती है कि जितना मुझे कंपनी को प्रॉफिट होगा उसमें 5% जो है वो एम्प्लॉइज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वो उनकी सैलरी से हटके है। तो वो भी आया, उसको सपोज़ इस हिस्से में 1 लाख रुपया मिल गया, हम सपोज़ करते हैं। लें जी, ये सारी चीज़ें उनको जब मिली तो उसकी टोटल ये सैलरी जो है फिर टैक्सेबल मिल के ये हो जाएगी 3.5 मिलियन एंड 20,000 रुपीज़ बन जाएगी। इसमें क्या होगा कि अब जो भी चीज़ें थी ये सारी उसको टैक्सेबल होंगी। हम अक्सर यूज़ करते हैं ना वर्ड के, वो कोई बड़ी अच्छी उसकी जॉब है जी, उसको एक एम्प्लॉय भी मिला हुआ है घर के लिए, बोर्चे भी मिला हुआ है और बच्चों को छोड़ने के लिए ड्राइवर भी मिला हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर ये जो परकोजिट मिली हैं इनको इनकी रीइंबर्स जो है ना वो उस पर उसको टैक्सेबल होंगी वो। हाँ, अगर पेट्रोल ऐसा है गाड़ी में वो यूज़ करता है जिसमें कंपनी का काम कर रहा है या गवर्नमेंट का काम कर रहा है और उसमें जो ऑयल POL यूज़ हो रहा है देन वो एग्जैम्प्ट होगा, लेकिन अपने पर्सनल काम के लिए अगर है तो वो टैक्सेबल होगा। ये तो थी सारी सैलरी के हेड्स जो हमने किए और इस पे टैक्स आ गया। जी, आपका क्वेश्चन कोई? मेरा सर एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू सही था कि वो भी टैक्सेबल होगा एक्सपेंस जो वो कर रहा है अपने एम्प्लॉयमेंट को उसको दे रहा है। फॉर एग्जांपल उसने मुलाजिम रखा हुआ है और कंपनी से रीइंबर्समेंट ले लेता है हर महीने। हाँ, तो वो होगा ना, यही मैं बता दिया इसमें, सही वो क्लियर होगी ना बात अब जी। अच्छा, अब जब आपने सारे इसके हेड्स का तो आपको पता चल गया। अब जब आपने सारे हेड्स इसके फिल हो गए तो इसको हमने साथ साथ कैलकुलेट कर दिया, ये कैलकुलेट हो गए। तो ये एक कॉलम है जिसमें टैक्स चार्जेबल पेमेंट आ रहा है, तो आपने ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट को क्लिक करें और इसमें कंप्यूटेशन में आ जाएं।
अच्छा, जब कंपटीशन में आएंगे तो वो इधर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करेगा, उसमें वो बता रहा है जी 3.6 मिलियन 40,000 आपका जो है वो टैक्स टोटल इनकम थी, उसमें इतनी एग्जेम्प्ट है और बाकी जो है ये 35,20,000 बची है। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा, सिस्टम कैलकुलेट करता है। टैक्स चार्जेबल कितना है, 4,17,000 रुपया है। तो अब 4,17,000 रुपया आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया, टोटल जो सैलरी इनकम है। तो ये आप एक तो सिचुएशन ये है कि ये 4,17,000 रुपया का इधर प्रीपेड PSID का आ रहा है, इस बटन को आप दबाएंगे तो आपका एक चलान क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, वो पे करेंगे। तो एक तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि ये आपका वो टैक्स पे हो गया, चलान पे हुआ और टैक्स पे हो गया, तो आपका इनकम की कहानी ख़त्म हो गई इधर। तो ये सिचुएशन है सिंपलेस्ट फॉर्म में कि आपका टैक्स काट नहीं रहा पैसे और आपको ही दे देता है, तो आप इधर चलान जमा करवाएंगे। लेकिन ये क्या है कि जो गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयमेंट किसी के पास भी कोई कर रहा है, सैलरीड पर्सन है, तो वो जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसकी इनकम टैक्सेबल है तो वो खुद ही टैक्स काटे और गवर्नमेंट को जमा करवाए। ठीक हो गया। तो इस तरह से उसकी कुछ एडजस्टमेंट उसको मिल जाती हैं। ये अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आएंगे तो ये एडजस्टमेंट्स कुछ हैं, वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हैं। ये पहले तो इंपोर्ट के रिलेटेड है, ये अभी बिजनेस के आएंगी, इनको छोड़ दें। ये डायरेक्टरशिप, ये आ गया सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है अंडर सेक्शन 149 सेक्शन के तहत मिलती है। तो हम अगर उसने कोई सैलरी पे टैक्स कटा हुआ है उसके, हम सपोज करते हैं कि जब उसको सैलरी मिल रही थी उसका 20,000 पर मंथ कट रहा था या 10,000 पर मंथ कट रहा था, हम सपोज करते हैं कि ये इतना टैक्स उसका कट रहा था। अगर सपोज 10,000 पर मंथ कर रहा था तो उसका 1,20,000 रुपया टैक्स कट गया होगा। तो फिर हम ये इसकी एडजस्टमेंट दे देंगे इसको कि इसका ऑलरेडी कट चुका है। तो आप देखेंगे कि ये जब हमने इसको एडजस्टमेंट दे दी तो फिर क्या बनता है कि इसको जब आप एडजस्टमेंट दी है और दोबारा कंप्यूटेशन में आएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल 4,17,000 रुपया उसका टैक्स था और 4,17,000 में से विद हेल्ड हो गया टैक्स 1,20,000 रुपया, कि 1,20,000 वो ऑलरेडी पे कर चुका था। तो अब जो पेमेंट बन गई बाकी 2,97,000 रुपया बन गई। मीन इसका ये है कि जो उसने टैक्स अगर किसी स्टेज पे कटवाया था तो वो सारा उसका कट जाएगा टैक्स। और वो मेंशन करना जरूरी है जी एग्जैक्टली, अगर जेट्समिन में आप मेंशन नहीं करेंगे तो फिर नहीं कटेगा। अब क्या और क्या चीज़ें एक सैलरीड पर्सन के लिए हो सकती हैं, हम इसमें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगली है डायरेक्टरशिप फ़ी। ये तो अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो आपको पता है कि डायरेक्टर्स को भी फ़ी मिलती है, तो या उसको डायरेक्टर सैलरी कह लें या डायरेक्टर फ़ी कह लें, तो उसमें अगर टैक्स कटा है। प्रॉफिट ऑन डेट, ये बंदा था, इसने पैसे इसके बैंक में पड़े हुए थे, सेविंग अकाउंट था, तो इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऑन डेट भी आया था। अच्छा, दो सिचुएशन है, एक तो ये जो प्रॉफिट ऑन डेट आएगा ये नॉर्मल इनकम नहीं है, ये है फाइनल टैक्सेबल। इस पॉइंट को ज़रा गौर से देख सुनिएगा। अगर आपका प्रॉफिट एंड डेट 5 मिलियन से कम है, प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से कम है, देन वो आपका फाइनल टैक्स है, जो बैंक ने काट लिया वो काट लिया। अब आपका उसने अगर आगे आपने उसका ना टैक्स देना है ना किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्टमेंट लेनी है। लेकिन अगर आपका एक्सीड कर जाता है 5 मिलियन से प्रॉफिट ऑन डेट, देन वो फिर नॉर्मल इनकम बन जाएगी, नॉर्मल इनकम में आ जाएगा। इसका ऐसे अगर है प्रॉफिट ऑन डेट तो वो इधर वो एडजस्ट उसका अगेंस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ फिर वो इनकम भी नॉर्मल इनकम करेगी। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट ऑन नॉन रेजिडेंट, ये भी नहीं है पेमेंट, और ये सारे बिजनेस के रिलेटेड हैं, हम पढ़ेंगे, लेकिन बिजनेस के और प्रॉपर्टी के रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें अगर सपोज उसने उसके दौरान एक गाड़ी परचेज की है, इस साल के दौरान, आपका ये क्वेश्चन था कि अगर मैं सपोज एक गाड़ी परचेज करता हूँ, टैक्स तो मैंने तो पहले सैलरी पे टैक्स दे दिया है, अब गाड़ी का मैं कहाँ से दूंगा। तो ये आपने सपोज परचेज कर रहे हैं गाड़ी, तो इस पे आपने दिया 15,000 रुपया, उसमें उसके लिए ऐड करना पड़ता है। मसलन ये हम ऐड करेंगे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 233 है, सपोज सुजुकी है, या
हमने कह दिया कि 650 सीसी सुजुकी है और इसका ये नंबर है, तो इधर हमारा इसका 15,000 कटता है टैक्स ना गाड़ी को ख़रीदने पे, तो वो 15,000 भी आप इधर क्लेम कर लेंगे अपना, ठीक है। मतलब जिस हेड में भी आपने टैक्स दिया है वो आपका क्लेम होता जाएगा। मोटर व्हीकल लीजिंग पे दिया है आपने, मार्जिन फाइनेंसिंग है, ट्रांसपोर्ट, अच्छा उसका आपने टोकन लगवाना है गाड़ी का, अगर टोकन लगने पे कोई टैक्स कटा है तो वो भी आपका 230 इधर नंबर आएगा, क्यू कर देते हैं, तो ये आपका उसमें सपोज़ 1000 रुपीज़ टोकन के टोकन वाली जो पर्ची होती है उसमें एक इनकम टैक्स का भी हेड होता है, तो वो इनकम टैक्स जो है इसमें लगा वो हमने वो भी क्लेम कर लिया। अच्छा, इसके बाद कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बिज़नेस में आएगी, क्लेम करेंगे वो, बाकी सारी चीज़ें करेंगे। अब ये टेलीफोन का बिल है और उसके घर में टेलीफोन लगा हुआ है और उसमें आपने कभी टेलीफोन के बिल को देखा हो तो उसमें एडवांस टैक्स कटा होता है, वो एडवांस टैक्स जो है वो भी एडजस्टेबल होगा। तो हम सपोज़ उसका 6534924 कुछ एक नंबर है और वो है PTCL, तो ये PTCL का उसका नंबर जब आप रखेंगे तो उस पे सपोज़ आपने उसका 50,000 बिल आया था तो उस पे तकरीबन 10% होता है, 5,000 उसका मोबाइल फ़ोन पे कटा है, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा इसमें, ये भी एडजस्टेबल में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसका सेल फ़ोन है, अगर सेल फ़ोन है तो सेल फ़ोन पे भी जितना हम वो जब रिचार्ज कराते हैं 100 का तो उसमें से टैक्स कट जाता है, तो वो टैक्स भी आपका एडजस्ट हो जाएगा इसमें आके। जो फाइलर हैं उनको ये भी फ़ायदा है कि वो उसका उन्होंने 3334563201 ये आपका नंबर था, सेल फ़ोन का क्या चीज़ है, सेल फ़ोन है, तो इसका अगेंस्ट आपका सपोज़ 2100 कटा हुआ है तो आपका 2100 इसमें भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये इस तरह से आपके सारे, उसके बाद सेल फ़ोन आ गया, प्रीपेड टेलीफोन है, आगे फ़ोन यूनिट, इंटरनेट का बिल है, आजकल इंटरनेट जैसे हर किसी का ज़रूरी है तो उसने कोई फ़र्ज़ किया किसी भी कंपनी का किसी जगह का भी एक नंबर लिया हुआ है इंटरनेट, तो वो इंटरनेट कभी ऐड करके इस पे फ़र्ज़ किया 4000 कटा हुआ है या कोई एक फिगर है तो हमने 4000 इसका भी ऐड कर लिया। ये प्रैक्टिकल बात हो रही है सारी, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब समझ रहे हैं जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। आपको जहाँ समझ ना आए मुझे आपने बताना है। ये बात इस सब का रिकॉर्ड कहाँ होगा? रिकॉर्ड इसका अब किस चीज़ का सपोज आपका रिकॉर्ड आप समझते हैं? मोबाइल रिचार्ज का आप जिस फ्रेंचाइजी से ले रहे हैं उसको आप इधर ऑनलाइन ही आप, बल्कि आप व्हाट्सएप करेंगे कि मेरा जितना टैक्स कटा है वो मुझे दे दें, तो वो एक सर्टिफिकेट दे देगा, टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। हाँ, ऐसे ही आपका जो इसमें होता है ये जो आप बैंक्स में भी मिल जाता है, बैंक्स का भी मिल जाता है, हर जगह से जो ना टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाता है। बैंक का इसका गाड़ी का आपने टोकन लगवाया उसका भी आपको टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाता है, और फिर सैलरी का जो है वो भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, हर चीज़ का ऑलमोस्ट मिल जाता है। अच्छा, फिर आपने उस दिन काज़मी साहब से बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि जी मैं सपोज़ परचेज़ करता हूँ या प्लाट को सेल करता हूँ, ये 236 है, ये प्रॉपर्टी सोल्ड का है, अगर कोई आया तो उस पर टैक्स दिया है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा, और इधर 236K है, ये प्रॉपर्टी के परचेज़ का है, आपने फ़र्ज़ किया उधर परचेज़ किया प्लाट तो वो प्लाट का आपने 1,20,000 रुपया टैक्स दिया था, वो भी आपका इधर एडजस्ट हो जाएगा, वो भी हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये सारा एडजस्ट होता गया। इसके बाद अच्छा, प्रॉपर्टी का है, बिल्डर्स के रिलेटेड है, सब है, और एडवांस टैक्स फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स का है, कोई ये डेबिट क्रेडिट हम रिमिट करते हैं अमाउंट कुछ पैकेजेस ख़रीदने के लिए तो वो भी आ जाते हैं, वो भी फ़र्ज़ किया 600 रुपया 1% होता है, कुछ 6,000 की आपने चीज़ ली है तो उस पर 600 रुपया कट गया तो वो भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको सारी एडजस्टमेंट जो है इसकी मिल जाएगी, और आपकी जो सैलरी थी टैक्स जिस पे बना था 4,17,000 रुपया, उसमें आपका 267 आपका 1000 जो है वो विद होल्ड हो गया था, वो आपका एडजस्ट हो के बाकी आपको 1,49,000 रुपया टैक्स पे करना पड़ा। अच्छा, फिर इसमें और भी आगे स्टोरी है कि अगर सपोज़ डिडक्टिबल अलाउंस कुछ मिलते हैं, फ़र्ज़ किया आप ज़कात देते हैं ऐसे अदारे को जिसको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है,
आम नहीं मतलब आप देते हैं तो उनकी नहीं एडजस्ट होगी, ऐसे अदारे को आप देते हैं कि उसको FBR के कमिश्नर की तरफ से एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिला है, तो वो आप फ़र्ज़ किया हम इधर देखते हैं कि हमने जी 50,000 दी है जी ज़कात पूरे पीरियड में, तो इसके अगेंस्ट कुछ अलाउंस मिल जाएगा, डिडक्टिबल अलाउंस कुछ मिल जाएगा 50,000 के अगेंस्ट। ऐसे ही वर्कर वेलफेयर फ़ंड में मिलाया है तो उसमें है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस अगर आपने किए हैं बच्चों के उसमें है, और नो चिल्ड्रन फॉर होम ट्यूशन फीस पेड इसके सर ये जो एजुकेशन अलाउंस ये अगर फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं उसकी जो मैं फी पे करता हूँ उसकी हाँ बात जी, हो रही है, उसकी बात हो रही है कि तो उनके एजुकेशनल साल के मैंने जितने फी चलान्स पे किए हैं अंडर सेक्शन 60D है, ये 60D को तफसीलन पढ़ के उसका भी आपको बता देंगे कि किस तरह से आपका वो क्लेम होगा, तो वो उसमें डिडक्टिबल अलाउंस ये अगर हम कंप्यूटेशन में दोबारा आएंगे तो हमने ये जो ज़कात का किया है इसका इसने अलाउंस नहीं दिया कोई, ये क्यों नहीं दिया, ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि इस पे कैलकुलेट, इस पे अलाउंस नहीं सॉरी ये हमने ना वो उसमें इधर आनी थी, हाँ जी, ये जब आपने टोटल अमाउंट डाली तो 50,000 की, अब आप कंप्यूटेशन में देखेंगे तो इस पे अलाउंस क्या मिल गया, ये डिडक्टिबल अलाउंस 50,000 है तो उसका वो टैक्स की वैल्यू उतने से कम हो गई है, ठीक है, तो 1,38,000 बाकी आपका रह गया। अच्छा उसके बाद टैक्स इनकम ऑन वर्किंग कैपिटल सॉरी इधर आ रहा है टैक्स क्रेडिट्स, कुछ को टैक्स की रिडक्शंस मिलती हैं, जैसे कि ये फुल टाइम टीचर जो हैं उनको 25% जो टैक्स उसका बन रहा है उसकी रिडक्शन है, लेकिन वो 25 इधर लिखा हुआ है रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर एक्सेप्ट द टीचर फॉर मेडिकल प्रोफेशंस हुज ड्राइव्स इनकम फ्राम द प्राइवेट क्लिनिक भी साथ कर रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। टैक्स डिडक्शन और चार्जेबल और बहबूद सर्टिफिकेट है, ये हम अदर इनकम में जाके पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ कैपिटल गेन इनमूवेबल प्रॉपर्टी, ये अब हम साथ साथ जब उधर पढ़ेंगे ना तो उसमें आता जाएगा। इसी तरह ये चैरिटेबल डोनेशंस की है कि आपने 61 के तहत किसी चैरिटेबल के उदारे को कोई डोनेशन दी है, वो ज़कात नहीं थी आपकी, आपने ज़कात समझा कि वो मुसारफ नहीं है, मैंने इसको दिया तो आपने सपोज़ 1 लाख रुपया अपना। अच्छा ये भी अब जेहन में रखना है कि ये जो खर्चे करते जा रहे हैं ये आपने वेल्थ स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस में डालने हैं, तो देंगे तो इसका टैक्स क्रेडिट आपको 11,000 रुपया मिल जाएगा, यानी कि 11,000 रुपया मज़ीद आपका टैक्स उसमें से कम हो जाएगा। एडजस्टेबल की हमने बात कर ली है। अच्छा आगे इनकम टैक्स कैपिटल एसेट और हैं और फाइनल टैक्स का इसमें ज़िक्र नहीं है, तो ये अब आप जब कंप्यूटेशन में आएंगे तो फिर आप इधर आके ये बाकी आपका टैक्स सिर्फ इतना रह जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि सैलरीड पर्सन का तो पहले से ही पूरा कटा हो, हमने क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट थोड़ी डाली है, हो सकता है कि ये 1,26,000 है, हम उसकी एडजस्टमेंट जो सिर्फ 1,20,000 डाली है, हम इसको अगर कर दें 2,50,000 हो सकता है उसकी एडजस्टमेंट हुई हो पॉसिबल, क्योंकि सैलरी के मुताबिक तो वो पूरा काट रहे होते हैं ना, लेकिन ये हमने कैलकुलेशन एग्जैक्ट करके नहीं चल रहे थे, हमने कहा जी 2,50 उसका उधर कटा है तो बाकी अलाउंसेस वगैरह पे जो उसको मिलना था तो अब उसका 3,000 रुपया रिफंड निकल आया उल्टा। मसलन उसने जो पेएबल करना था अगर एग्जैक्ट सारे पे साथ साथ हुए हैं तो उसका रिफंड 3,000 रुपया बन गया कि एक्स्ट्रा जमा हुआ है। तो ये है सैलरी के रिलेटेड ट्रीटमेंट। अभी हमारे और हेड्स ऑफ बिजनेस हैं, जैसे कि आप को पता है एक हेड ऑफ बिजनेस, इसके बाद जो है जैसे हमने ये पहला किया है एम्प्लॉयमेंट का किया है, सैलरी का भी हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का है जिस पे रेंट, और कल हम इसके रिलेटेड सारा पढ़ेंगे कि किस तरह से करना है। फिर हमारा बिज़नेस का है, बिज़नेस में थोड़ा सा और बड़ा होगा क्योंकि उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी, उसका इससे बड़ा होगा। फिर कैपिटल गेन है कि जो आप प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ आप कैपिटल एसेट बेचते हैं उस पर आपको गेन आता है, एक हेड ये है। फिर अदर सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज में आते हैं आपके, मैंने इसलिए खोल लिया, बाकी चीज़ों की तो समझ आ गई है। अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मैंने कहा आपके जेहन में शायद आता हो। अदर डिडक्शन है, पेंशन है, एनुइटी है, रेंट और लीज बिल्डिंग पे आपने दिया हुआ है, रेंट फ्रॉम द सब लीज और लैंड बिल्डिंग, आपके पास आपने रेंट लेके आगे लीज पे दे दी थी तो आपका तो वो बिज़नेस बन गया ना,
या कोई अदर रसीट्स है, या लोन्स और डिपॉजिट्स पे गिफ्ट आपको मिल रहा है, या कैश आ रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है, या बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं, ये अदर इनकम्स हैं। तो इसी तरह एक दो हमारे सोर्स ये हैं, फॉरेन इनकम और एग्रीकल्चर इनकम। तो इसके रिलेटेड हम साथ साथ ही इनका पढ़ते जाएंगे। तो आज हमने पहला एम्प्लॉयमेंट का पढ़ा, और एम्प्लॉयमेंट में आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन और हो, वैसे तो साथ साथ आप करते गए, लेकिन और किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, ताकि इसको जो उसकी एम्प्लॉयमेंट पे टैक्स लगा और फिर टैक्स को किस किस तरह से हमने एडजस्ट किया, इसके अलावा कोई भी आपके जहन में चीज़ आती है तो पूछें। अरे सर, इसमें हमने आज काफ़ी डिटेल में चेक किया और हमने ये भी देखा कि टैक्स सर्टिफिकेट्स हमें रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स या रेलिवेंट जो भी इदारे हैं वहाँ से मिल जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक साल में हमने कितना टैक्स उनको पे किया। अच्छा, इससे पहले हम एक दफ़ा अपना डैशबोर्ड देख चुके हैं पर्सनल, अगर आपका वो है, वहाँ पे भी टैक्स अमाउंट्स आ रही होती हैं। एग्जैक्टली, वेरी उसको गुड। कैसे रिलेट करेंगे इसके साथ? हाँ जी, ये देखें, अब इसमें वो जो अभी काज़मी साहब ने बात की, वो बात ये कर रहे हैं कि ये हमारा जितनी भी थी इसको हमने कैलकुलेट करके, मैं सेव इसको सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ अभी कि ये कल भी हम प्रॉपर्टी इसमें ऐड करते जाएंगे और हम देखेंगे कि टैक्स का क्या फ़र्क पड़ता है। काज़मी साहब बात कर रहे हैं इन मालूमात की, कि इसमें अगर आपका टैक्स पेमेंट्स ये जो आ रहे हैं ना, जैसे ये कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक जो आपने कहा था कि सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये देखें इधर भी आया कि इसने 60,000 निकलवाया, उसका 360 रुपये कटा हुआ है इस पर, और कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक का ये है, फिर ATL चार्जेस है, ये उसको प्रॉफिट मिला है बैंक से 3 रुपीज़ है, खैर उसके मुताबिक उसने दिया हुआ है। इनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, अदरवाइज़ हम वो देखते कि मतलब जिसका सैलरी है उसकी सैलरी की डिटेल आ रही होती है, जिसने परचेज़ की है कोई लैंड, उसकी परचेज लैंड की आ रही होती है 236K और C का, और जो जो यानी कि प्रोसेस करता है ना, क्योंकि ये फॉरेनर हैं तो इनका ये जैसे आ रहे हैं कि दुबई में इसने उन्हें विज़िट किए, इधर विज़िट किए, तो इस तरह से ये भी आ जाता है। अच्छा सर, पीछे वाले डैशबोर्ड पे जाइएगा, उसमें जहाँ पे विड्रॉल के ऊपर उनको पेमेंट पड़ी, तो ये तो फाइलर है, इनको टैक्स पड़ना चाहिए विड्रॉल के नहीं, ऊपर? ये हो सकता है उस वक्त ना फाइलर हो, ये 2021 2021 की बात हो एक रही है। एक ही है ना। अभी वो जो करंट होता है ऐसा जिसमें ओरिजिनल सिचुएशन आ रही होती, तो अगर ना फाइलर हो तो फिर कटती है, फाइलर को नहीं कटती वो, जी, हो सकता है उस टाइम पे ना हो। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये तो हमने आज हमने वो प्रैक्टिकल करके देखा है जहाँ पे सपोजिटली वो बंदा जो है किसी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी ऐसी सर्विसेज जहाँ पे टैक्स कटता है। अब अगर हम उस बंदे की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल IT से बिलोंग करता है या फ्रीलांसर है, जैसे कि हमने पहले स्टार्ट में बात किया था कि उनको एग्जाम्प्ट है इनकम टैक्स 1% कटता है, या मतलब उसमें अभी हम आएंगे, ये आपकी बेसिकली है फॉरेन इनकम है, ये इस हेड में आते हैं, ऐसे ही है ना, जी, एग्रीकल्चर और फॉरेन इनकम। जब ये एग्रीकल्चर और फॉरेन इनकम में हम आएंगे तो फिर इसके रिलेटेड उसके, अभी वो कंसेप्ट मैंने कहा आपका ज़रा कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, तो उस पे स्पेसिफिक आपकी वो बात करेंगे हम। जी, ओके जी, और कोई क्वेश्चन? सर वो रिफंडेबल टैक्स जो एंड पे आया था वो मुझे दोबारा समझा दें। हाँ जी, ये हमने ना उसकी जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो उस कैलकुलेशन में पहले तो हम देख रहे थे कि उसके टैक्स जो हैं वो पेएबल बन रहा है, फिर हमने जहाँ जहाँ उसको एडजस्टमेंट मिली, जहाँ जहाँ उसके टैक्स कटे हुए थे वो सारे ऐड किए। अब आप इधर देखें तो उसका टैक्स जो चार्जेबल बन रहा है वो बन रहा है 3,94,000 रुपये, ऐसे ही है, ये फिगर आ रही है। और उसका जो टैक्स उसका विद एल्ड हो गया है, ऑलरेडी गवर्नमेंट में किसी ना किसी सूरत में जमा हो गया है, वो 3,97,000 है, ज़्यादा बन गया ना, उसने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया। तो अब फिर जो बाकी 3,000 रुपये है वो उसको रिफंड होना चाहिए, वो उसके रिफंड, वो सिस्टम तो इस तरह से ऑटोमेटिक बन रहा है कि ऑटो उसके रिफंड चला जाया करेगा। ठीक है, ये इनिशियली जो उसने टैक्सेस दिए थे उसमें तो जाहिर है आपने ये चीजें मेंशन नहीं की थी एडजस्टेबल टैक्स, तब तो आप बस देते गए साथ। हाँ, पर अब जब एक्चुअली आपने वो सारी कंडीशंस जो है फुलफिल की और एक प्रॉपर एक हिसाब के बाद जो एक फिगर निकली उसके मुताबिक आपने ज़्यादा दिया हुआ था, तो वो आपको वापस मिल जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप इस पॉइंट को समझे। और ये अभी हमने सिर्फ सैलरी की बात की है, तो इंशाल्लाह हर हेड हम कोशिश किया करेंगे। बिज़नेस में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, एक प्रॉपर्टी का कुछ टाइम कल ऐसे करेंगे ना, प्रॉपर्टी में के बाद बिज़नेस का कुछ हिस्सा हम पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन बिज़नेस पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से उसमें क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी बनानी है, तो ये उम्मीद है कि आप सारे इसको बड़ी अच्छी तरह समझ रहे होंगे।
तो आपका ये लेक्चर जो हमारे हैं वो यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो रहे हैं, जिन्होंने उससे इस्तेफ़ादा हासिल करना है वो देखें और उससे बेनिफिट हासिल करें, और साथ साथ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और इंशाल्लाह आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।